नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने नेपोलियन को देखा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद रॉब्सपियर की जो जैकोबियन क्लब का नेता था रॉब्सपियर, उसकी मृत्यु के बाद कैसे कॉर्सिका द्वीप से, एक छोटे से द्वीप से जो कि फ्रांस का ही द्वीप है, यहाँ से उठ के एक सैनिक के रूप में जो है नेपोलियन आएगा और कैसे सैनिक से शासक तक की भूमिका वो अदा करेगा, ये हम लोगों ने चीजें देख ली थी। अब देखिए यहाँ पे जो राजनीतिक शून्यता थी उसको तो नेपोलियन ने भर ही दिया था और यूरोप में वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आ गया था। और वहीं पे इसने अपने आप को आगे चल के बूर्बो शासक, जो बूर्बो वंश था, उसी से जोड़ा और उसने कहा, जो जब ये यहाँ पर आया था तो लुई 16वां था, लेकिन इसके बाद इसने कहा कि जो लुई 14वां था वो मेरा चाचा था, है ना, अंकल इसको कहा। और इसने कहा कि मैं भी बूर्बो वंश का ही हूँ। तो पूर्व वंश से इसने अपने आप को जोड़ा और यहाँ की नीतियाँ स्टार्ट की। अब देखिए सबसे शक्तिशाली फ्रांस जो है यहाँ पर बन गया है और अब वो धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा। अब विस्तार कैसे करेगा, शक्तिशाली हो गया है और नेपोलियन थोड़ा सा अब तानाशाह का रूप भी लेने लगा है, क्योंकि वो अपने आप को तानाशाह घोषित नहीं किया उसने, लेकिन तानाशाह दिखने लगा है, उसकी तानाशाही दिखने लगी है, क्योंकि वहाँ के पोप जो जब वो शासक बना और पोप ने जब शपथ दिलाने को कहा तो उसने पोप की नहीं मानी और पोप से शपथ नहीं ली। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि महाद्वीपीय सिद्धांत उसका देखते हुए और कैसे वो अपने पतन की रास्ते बनाएगा, कैसे देशों से टकराहट होगी उसकी, और फिर वियना कांग्रेस के माध्यम से हम लोग आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए फ्रांस यहाँ पे हो गया है सबसे पावरफुल, यही फ्रांस हो गया है। अब यहाँ से लगे हुए हैं पूरे यूरोपीय देश जो कि उतने पावरफुल उस समय नहीं है, फ्रांस की टक्कर पे कोई भी नहीं है। तो हमने उस समय देखा था कि कल एक शब्द भी आया था, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड उसने पूरे फ्रांस में लागू किया था। नेपोलियन कोड क्या था कि यहाँ पे 4 प्रतिनिधि थे जो न्यायविद प्रतिनिधि थे, उनके थ्रू ये बनाया गया था और इसमें लिखित नियम थे कुछ जो कि पूरे फ्रांस में मतलब सब सब समान नागरिक संहिता जो लाया था, वो समान आधार पर उसने स्वतंत्रता से ज्यादा समानता पर बल दिया था। वो एक तरीके से समानता के लिए ही ये नेपोलियन कोड लाया गया था जो कि सभी नागरिकों पर लागू होता था। ठीक है। अब चलिए, ये नेपोलियन कोड के बाद यहाँ की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। अब ये इसने यहाँ पर लाया है महाद्वीपीय सिद्धांत। तो महाद्वीपीय सिद्धांत बेसिकली था क्या, वो हम लोगों को समझना है। तो ये क्या था कि देखिए यूरोप में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी शक्ति होने के बाद फ्रांस में नेपोलियन ने यहाँ यूरोप के जो ये वाले देश हैं, इनका व्यापार अब जो है ये अपने अकॉर्डिंग थोड़े से अपने अंडर में लेने लगा। ठीक है। इसने इनका व्यापार इससे ब्रिटेन से रोक दिया, क्योंकि ये ब्रिटेन को घेरना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि ब्रिटेन को हम घेरेंगे, इसकी सोच ऐसी थी कि ब्रिटेन को हम लोग घेरेंगे, यहाँ से इसका व्यापार बंद कर देंगे, तो ब्रिटेन हमारे सामने घुटने टेक देगा और कहीं ना कहीं वो हमसे जब संधि करने आएगा तब हम उस पर अपनी जो भी संधि है वो उसको थोप देंगे। तो उसने ये सोचा कि यहाँ पर इसी को इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत की परिभाषा दी, जो कि ये ब्रिटेन को और महाद्वीप के थ्रू इसको घेरे और इसकी व्यापारिक शक्ति को अपने हाथ में ले। इसको उसने व्यापार जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो कहा है। तो क्या हुआ, उसने पूरे यूरोपीय देशों से कहा कि वो ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन का व्यापार वो रोक नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटेन इस समय उपनिवेशवाद में भी उतर चुका है। भारत भी उसका उपनिवेश है, अभी अभी उसका फ्रांस उपनिवेश छूटा है और भी उसके व्यापार कई उपनिवेशों से चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से व्यापार अपना करता रहा और ये यूरोप से इसने व्यापार रोक दिए। दूसरी बात, अब क्या हुआ, जब यूरोप से व्यापार रोका तो चीज़ों की यूरोप में लगातार कमी देखी गई, क्योंकि ब्रिटेन एक उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और कहीं ना कहीं वो पूरे यूरोप में एक अहम भूमिका व्यापार के तौर पर निभा रहा था। अब क्या होता है, यहाँ पे जब नेपोलियन ये सब रोक देता है व्यापार ब्रिटेन से, तो यहाँ पर खाद्य चीज़ों की भी कमी आ जाती, तो ब्रिटेन से ये खाद्य वस्तुओं का व्यापार खुद करना स्टार्ट कर देता है और बाकी पूरे यूरोप को रोकता है। और वहाँ से जो खाद्य चीज़ें वस्तुएं हैं उनको पहले फ्रांस मंगाता है और फिर यूरोपीय देशों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एक विरोध की भावना ये आसपास के देशों में उत्पन्न हो जाती है कि ये नेपोलियन फ्रांस जो है ना बेकार कर रहा है। ठीक है। उनके कहीं ना कहीं हाथ बांधे जा रहे हैं यूरोपीय देशों के, तो इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए विरोध कैसे बढ़ता है वो हम बारी बारी से देखेंगे और कैसे नेपोलियन अपने पतन के बीज बो रहा है वो हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले नेपोलियन यहाँ पे क्या करेगा, जब यूरोप को वो घेर रहा है महाद्वीपीय सिद्धांत के द्वारा,
तो सबसे पहले वो देखता है कि पुर्तगाल यहाँ पर है। देखिए यहाँ से जो व्यापार हो रहा है, तो वो पुर्तगाल इसका केंद्र था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन से पुर्तगाल के संबंध भी बहुत अच्छे थे। तो सबसे पहले ये पुर्तगाल को ही सूचना भेजता है कि आप जो है ब्रिटेन से व्यापार खत्म कर दें। तो पुर्तगाल इससे बिल्कुल मना कर देता है, मतलब ना कर देता है एकदम से कि नो। तो फिर पुर्तगाल जब इससे मना करता है, तो फ्रांस इस पर आक्रमण करता है, और क्योंकि इसको पूरे स्पेन से होकर गुजरना है, तो ये स्पेन का इसमें सहायता लेता है, और स्पेन और पुर्तगाल मिलके इस पे आक्रमण करते हैं और पुर्तगाल को हरा देते हैं और इस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब इसने देखा कि स्पेन में भी चीजें ठीक नहीं है, वहां का भी जो शासक था वो बाप बेटा दोनों आपस में लड़ते रहते थे, तो फ्रांस में ये इसको बुलाता है, स्पेन के राजा को और उसके बेटे को, और दोनों को हड़का देता है, और वहां पे स्पेन में अपने भाई को वो जो है शासक बना देता है। तो जैसे ही इसका भाई वहां पे स्पेन की सत्ता संभालता है, तो वहां पे विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग उसके विरोध में आ जाते हैं कि ये गलत हुआ है, हमारे शासक को हटा के दूसरा एक हेलीकॉप्टर शासक लाया गया है। हेलीकॉप्टर शासक ही बोलते हैं जिसको बाहर से लाके और एकदम से शासक बना दिया जाता है। तो स्पेन इसका विरोध कर देता है, और बेलन का युद्ध होता है। बेलन के युद्ध में स्पेन हार जाता है। ठीक है। तो अब स्पेन इसका विरोधी हो गया, पुर्तगाल भी विरोधी हो गया, स्पेन भी हो गया, और यहाँ तो ब्रिटेन से तो महाद्वीप सिद्धांत के थ्रू इसको घेरने की ही वो प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश। तो ये ब्रिटेन और पुर्तगाल और स्पेन तीनों इसके दुश्मन हो चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि उसी समय जब इससे युद्ध चल रहा होता है, तो उसी समय स्पेन से जब युद्ध चल रहा होता है, बेलन का युद्ध, उसी समय ऑस्ट्रिया इस पर आक्रमण कर देता है फ्रांस पर। वो सोचता है कि यहाँ पर इसकी सेना अभी जो है व्यस्त है, इस समय मैं इससे युद्ध करूंगा तो कहीं ना कहीं जीत जाऊंगा, तो दूसरी तरफ से वो युद्ध कर देता है। अब जैसे ही इसका ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, तो ऑस्ट्रिया को भी ये हरा देता है, क्योंकि उस समय बहुत ही पावरफुल सेना नेपोलियन के पास थी। तो ऑस्ट्रिया को हरा के आधा राज्य उसका ले लेता है ये, और वहां की राजकुमारी से शादी कर लेता है। पहले से इसकी एक शादी हुई रहती है, लेकिन ये दूसरी शादी भी वहां से कर लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया से शादी का तो सिलसिला बुर्बोवंश का चलता ही रहा है। क्योंकि लुई 16वां भी जो था, उस समय हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति देखी थी, वो भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी ही थी। और इस समय जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, उससे नेपोलियन विवाह कर लेता है और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल तो ऑस्ट्रिया बन जाता है, लेकिन आधा हिस्सा लेने पर वो कहीं ना कहीं इसका विरोधी भी बन जाता है। इसी समय प्रसा, जो जर्मनी है, जो प्रसा था उस समय, तो प्रसा भी फ्रांस पर आक्रमण कर देता है, और फ्रांस पर आक्रमण करने पर ये फ्रांस उसको हरा देता है। और उसके तो जब फ्रांस इसको हराता है प्रसा को, तो उसी समय यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो मैटरनिक है, उस समय वो कहता है इससे कि आप इससे संधि कर लीजिए और युद्ध को यहीं रोक दीजिए। तो ये मान लेता है और युद्ध को रोक देता है। अब युद्ध को तो रोक देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ सोचने लगते हैं कि ये तो नेपोलियन अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और अपनी ताकत का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो पूरे यूरोप में एक इससे बदले की भावना उत्पन्न हो चुकी है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पुर्तगाल हो गया, इसके विरोध में स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और जर्मनी हो गया, मतलब प्रसा हो गया। अब ये बड़े बड़े क्षेत्र थे, और यहाँ पे ऊपर ब्रिटेन ने भी इसको घेर लिया है। अब फ्रांस इधर पे अकेला बच गया है, और इटली भी कहीं ना कहीं इसका विरोधी भी है, क्योंकि पहले हमने देखा था पीडमोंट वाला एरिया को लेकर इटली भी इसका विरोधी ही है। तो क्या होता है, इस समय ये सारी सेनाएं एक होती हैं और फ्रांस पर आक्रमण कर देती हैं। और फ्रांस पर आक्रमण जब करती हैं, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं। यहाँ पे प्रसा के युद्ध के बाद ये मॉस्को अभियान पर भी जाता है। मॉस्को अभियान पर जब ये जा रहा होता है, तो यहाँ से ये 6 लाख सैनिक लेकर जाता है। ठीक है, 6 लाख सैनिक। और वहाँ मॉस्को का शासक है जो अभी इस समय जार, वो जार शासक इससे युद्ध नहीं करता है। उसको पता है कि ये बहुत ठंडा इलाका है मॉस्को, और ये जो यहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जार शासक जो है अपनी सेना को मॉस्को से पीछे हटाता जाता है, और जितने भी संसाधन है उनको नष्ट करते हुए आगे बढ़ता जाता है। और यहाँ से जा रही होती है नेपोलियन की सेना। तो नेपोलियन की सेना को कुछ मिलता ही नहीं है, खाने वाने की चीजें भी नहीं मिलती हैं, और भी जो चीजें हैं वो कुछ लूटपाट करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो वो सेना ठंड से भी परेशान हो जाती है, और जब ये वापस सेना आती है तो 6 लाख गए थे और 1 लाख सैनिक ही वापस लौटे, तो 5 लाख सेना बिना युद्ध किए ही इसकी खत्म हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं सेना इसकी कमजोर हो गई है। तो जब ये वापस आ जाता है और फ्रांस में रहता है, तो इसी समय यूरोपीय देश इस पर आक्रमण कर देते हैं एक साथ मिलकर, क्योंकि ये समझ लेते हैं कि इस समय नेपोलियन कमजोर हो चुका है। और इसी समय होता है एक लिपझिंग का युद्ध।
सारे यूरोपीय देश एक हो जाते हैं, ये प्रशा, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन और रूस, और ये जो है फ्रांस पर नेपोलियन से युद्ध करते हैं, और लिपजिंग का युद्ध होता है और इसमें नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन से एक संधि होती है और नेपोलियन यहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन फिर फ्रांस की जनता जो है विरोध करने लगती है कि अन्य यूरोपीय देशों के, तो इसके बाद एक बार फिर से नेपोलियन को एक मौका मिलता है वापस आने का, और वो अपनी जनता के हित के लिए फिर से एक बार वापस आता है। जनता इसका स्वागत करती है, लेकिन यूरोपीय देश ये समझ चुके थे कि नेपोलियन अगर फिर से पावरफुल हुआ तो दिक्कत होगी, और वो सारे देश एक साथ मिलकर फिर से इस पर आक्रमण करते हैं और वाटरलू की लड़ाई में इसको हरा देते हैं। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, और सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज देते हैं, जहाँ पे इसकी 1921 में 1821 में इसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया नेपोलियन का अंत, क्योंकि देखिए नेपोलियन ने जो बीज बोए उन्हीं के लिए वो बाद में मारा गया, और कहीं ना कहीं उसका अंत हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब फ्रांस हार तो गया है, और वो एकदम नेपोलियन भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस का राज्य जो है बहुत पावरफुल हो चुका था उस समय, उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब होती है एक वियना कांग्रेस। देखिए जब नेपोलियन की पराजय हुई 1815 के पश्चात, तो नेपोलियन की पराजय के बाद एक वियना कांग्रेस बुलाई गई, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल्स है वो है वियना, और यहाँ पर मैटरनिक जो यहाँ का है, मैटरनिक पावरफुल नेता यहाँ का बन चुका है, अब शासक भी वो एक शासक के तौर पर एक कह सकते हैं कूटनीतिक शासक है वो। तो वो वियना कांग्रेस को बुलाता है 1815 में वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, क्योंकि वो उसकी ससुराल थी नेपोलियन की, और आधा हिस्सा यहाँ पे उसका छीन लिया गया था, तो वो उस चीज़ को पचा नहीं पाया था मैटरनिक। तो यहाँ पे 4 देश होते हैं, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रसा, ये मुख्य होते हैं, और इसमें होते हैं पुर्तगाल भी होता है, और क्या कहते हैं स्पेन भी होता है। ये 4-6 राज्य जो है ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफीट खा गया जब नेपोलियन, उसके बाद वियना कांग्रेस का उद्देश्य अब क्या रखा है। देखिए मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का एक इफेक्टिव जो होता है कोड, वो लाता है, इफेक्टिव रूल यहाँ पर लाएगा। अब वियना कांग्रेस के आयोजन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन वियना कांग्रेस के क्या रहेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा इसमें, क्योंकि यूरोप का मानचित्र क्या हुआ था इस समय पे। देखिए जब फ्रांस पावरफुल था नेपोलियन के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रांस का विस्तार ही करता चला जा रहा था, जो क्षेत्र था उसका बहुत बढ़ावा उसने कर लिया था। तो इसमें एक नियम लाया जाता है कि यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले राजवंश परंपरा को स्थापित करके जो बूर्बो वंश था उसी के लुई 18वें को बिठा दिया गया। देखिए लुई 14वें से चल रहा है, 14वां जिसको नेपोलियन ने अपना चाचा बताया था, तो ये था लुई 14वां। फिर लुई 15वां आया था, जिसके समय पे क्या हुई थी, अमेरिकी क्रांति हुई थी, जिसने सेना भेजी थी। अब लुई 16वां तो वो था ही जब ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, और इसके बाद आया था नेपोलियन, और लुई 17वां इस समय रहा है, लेकिन लुई जब 18वां आया तो इसको मैटरनिक ने बिठा दिया। एक वो इसलिए बिठा दिया क्योंकि बूर्बो वंश का था वो, वहां पे ज्यादा विरोध ना हो, इसके लिए उन्होंने उसको बिठा दिया, और स्टेटस क्वाइज्म लाया गया यहाँ पे यथास्थितिवाद। अब देखिए शक्ति संतुलन आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बहाल करना इसका एक सेकंड उद्देश्य था। इंटरनेशनल सिस्टम जो है उनको कैसे किया जाए। तो देखिए एक वेस्टफेलिया की संधि की गई, और इसमें कहा गया कि राज्य प्रणाली को पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, कैसे, जैसे फ्रांस को कमजोर किया जाएगा। अब ये लोग फ्रांस को कमजोर करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रांस के पास एक जो यूरोप वाले देश हैं उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। तो फ्रांस में अगर कोई भी शासक आगे बनता है और वो पावरफुल या कूटनीतिक निकल जाता है, तो वो अपने क्षेत्र का सही उपयोग करके फिर से वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। तो फ्रांस को कमजोर किया जाएगा। यहाँ पर कैसे किया जाएगा, जो बेल्जियम वाला क्षेत्र है वो हॉलैंड को दे दिया जाएगा, और जो नॉर्वे वाला क्षेत्र है वो स्वीडन को दे दिया जाएगा। देखिए नॉर्वे पर किसका अधिकार था, तो फ्रांस का था यहाँ पे, तो ये किसको दे दिया जाएगा, स्वीडन को। ठीक है, और जो एक क्षेत्र है अपना सेकंड वाला बेल्जियम, तो बेल्जियम को दे दिया जाएगा हॉलैंड को। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र फ्रांस के यहाँ पर काट लिए जाएंगे, और प्रसा को मजबूत किया जाएगा, जो जर्मनी है आज का, उसको मजबूत कर दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पर, कि फ्रांस की क्रांति में उत्पन्न उदारवाद
और राष्ट्रवाद को, विचारधारा को कुचलना था। क्या था? एक्सटर्नलिज्म और नेशनलिज्म को कुचलना था। कैसे? देखिए, जो जर्मन क्षेत्र है उसका पुनर्गठन किया जाएगा और इसको भी 38 राज्यों में विभाजन कर दिया जाएगा इसका, यहीं से और इटालियन क्षेत्र का पुनर्गठन भी कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, प्रसा भी बहुत छोटा क्षेत्र नहीं है, प्रसा में भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मैटरनिक एक दूरदर्शी नेता था, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि ऐसा ना हो कि प्रसा पावरफुल हो जाए, तो वो इसको 38 राज्यों में विभाजित कर देता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र इस पर इस टाइम पे प्रसा के पास है। और इटालियन क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया जाता है। अब इटालियन क्षेत्र का पुनर्गठन कैसे किया जाता है? पीडमोंट और सार्डिनिया को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। लोम्बार्डी और जो वेनेशिया क्षेत्र था उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। देखिए कहाँ पे है, देख लेते हैं हम। ये था साइडेनिया और पीडमोंट वाला इलाका, इसको अलग कर दिया जाता है। और जो ऊपर वाला वेनेशिया वाला एरिया था ये ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे कट हो गई। फिर बर्मा, मॉडेना और टस्कनी ये हैम्बर्ग को दे दिए जाते हैं, क्योंकि हैम्बर्ग तो बहुत छोटा सा क्षेत्र था इस समय। तो बर्मा, मॉडेना और टस्कनी तीनों उसको दे दिए जाते हैं। अब मध्य इटली को किसको दे दिया जाता है? जो मिडिल इटली वाला एरिया है वो पोप को दे दिया जाता है। वेटिकन सिटी जो वहाँ पे अभी भी सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, उस समय मध्य इटली वहीं पूरा पार्ट था, वो पोप को दे दिया जाता है। और आज भी वहाँ पर पोप बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा इतना तो। और नेपल्स और सिसिली जो द्वीप थे जो, वो बूर्बो वंश को दे दिए जाते हैं। बूर्बो वंश मतलब यही फ्रांस वाला अपना बूर्बो वंश। तो ये नेपल्स और सिसिली जो द्वीप है वो दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक संघ बनाया जाता है, एक यूनिटी बनाई जाती है, और उसके माध्यम से यहाँ पर बनाया जाता है कंसर्ट ऑफ यूरोप। ये यूरोप के प्रमुख समस्याओं का विचार के लिए यहाँ पर एक कंसर्ट ऑफ यूरोप एक गुट बनाया जाता है। और ये तीन देश पहले इसमें ये देश थे, और आगे जाके इसको फ्रांस को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि फ्रांस की शक्ति यहाँ पे खत्म कर ली गई थी। और मैटरनिक जो है वही पूरी फ्रांस की शक्ति है जो लुई 18वें के माध्यम से खुद ही संभाल रहा था। तो उसमें फ्रांस को भी वो शामिल कर लेता है, कि क्योंकि इस संघ की शक्ति को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मैटरनिक पद्धति क्या थी। बाई चांस आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि मैटरनिक पद्धति थी क्या। तो ये हम लोगों को क्या देखना है इसमें, कि वियना कांग्रेस से यूरोप में स्थापित व्यवस्था, जो वियना कांग्रेस एक बैठक हुई थी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, हमने ऊपर देखा है। तो उसके बाद जो यूरोप में स्थापित व्यवस्था थी उसी को मैटरनिक पद्धति कहा गया है। इसमें क्या था? ये क्रांति थी, सामाजिक आर्थिक आर्थिक परिवर्तन नहीं था, ये क्रांति थी। इसमें कोई इकोनॉमिकल और सोशल परिवर्तन कुछ नहीं किए गए थे। सिर्फ ये एक क्रांति थी जो गुप्त संगठन और कुछ लोगों का षड्यंत्र था, है ना। और इस पर अंकुश जरूरी हो गया था। तो इस पर अंकुश किसके माध्यम से लगाया गया? वो सभी देशों के थ्रू वियना कांग्रेस के माध्यम से लगाया गया। अब इस पर जब लगा तो ये क्षैतिज नियंत्रण भी करना जरूरी था। कैसे? जो पड़ोसी क्षेत्र थे उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी गई, क्योंकि अगर पड़ोसी क्षेत्र भी ऐसा ना हो कि वहां से फ्रांस की शक्ति तो कम कर दी गई है, और यहाँ से स्पेन, ऑस्ट्रिया तो चलो मैटरनिक का ही था, वहां से परसा, इटली ये अपना क्षेत्र ना बनाए, तो पड़ोसी क्षेत्र की गतिविधियों पर भी इन्होंने जो है नजर बनाए रखी, और कंसर्ट ऑफ यूरोप जैसी संस्था को बढ़ावा दिया, और जर्मन और इटली का पुनर्गठन किया। हमने देख ही लिया है कि जर्मन जो प्रशा था उसको 38 राज्यों में तोड़ दिया गया, और इटली के भी पीडमोंट, सार्डिनिया, वेनेशिया और जो मध्य इटली है ये सबको अलग कर दी गया है। और इटली, सिसिली और जो द्वीप थे दो, कौन कौन से? सिसिली और नेपल्स, ये बूर्बो वंश को दे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए पूछे जाए कि 1815 के बाद निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों के बीच संघर्ष कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे निरंतरता हम लोग देखते हैं, कंटिन्यूटी जो चल रही है उसमें अभी भी देखिए मोनार्की चल रही है, क्योंकि बूर्बो वंश का ही बैठा दिया गया। कुलीन वर्ग अभी भी चल रहा है ना, जो इलिट वर्ग है वो यहाँ भी चल रहा है। चर्च व्यवस्था, पोप वगैरह ये सब चल ही रहे हैं। तो ये तो निरंतरता हो गई 1815 के बाद। और परिवर्तन क्या आया? एक औद्योगिक क्रांति आएगी। इसके बाद हम लोग औद्योगिक क्रांति ही देखेंगे। तो उसमें मध्य वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग, इन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। और जनसंख्या वृद्धि हुई तो संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा। अब देखिए बराबर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने वहीं से देखा था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, और पेरिस वाला जो एरिया था वहाँ पे जब सूखाग्रस्त एरिया जब सूखा पड़ा था, और वहाँ पे गेहूं वेहूं की फसल खराब हो गई थी, तो वहाँ पे रोटी वोटी जो ब्रेड वगैरह थे उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। और कहीं ना कहीं दूसरा रीजन उसका देखा था हमने, पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन का प्रेशर अब पड़ रहा है संसाधनों पर, ठीक है। और उदारवाद, उदारवाद कैसा होगा? मताधिकार, मुक्त अर्थव्यवस्था, जन संप्रभुता, व्यक्तिवाद और मानववाद को बढ़ावा मिलेगा, क्या है ना।
फ्री इकोनॉमी, इंडिविजुअल और ह्यूमनिज्म, इन पर सब पर होगा। अब देखिए नेशनलिज्म देखते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद क्या है। तो वेल्फेनिया के बाद, जो वेल्फेनिया की संधि हुई थी उसके बाद राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, और फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद को दो प्रकार में बांटा गया। कैसे? इटली व जर्मनी के एकीकरण के लिए, और ऑटोमन हेम्सबर्ग साम्राज्य में भाषाई और नस्लीय अल्पसंख्यकों द्वारा। देखिए इसका मतलब क्या है, फ्रांस की क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद हुआ वो दो प्रकार का हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण अब होगा, आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी बीज डल चुके हैं। जो मैटरनिक के द्वारा जर्मनी को, मतलब प्रशिया को 38 राज्यों में बांट दिया गया, और इटली के भी भागों को बांट दिया गया है। तो अब इसका फ्रांस की क्रांति के बाद इसका एकीकरण भी होगा, और ऑटोमन्स और हैप्सबर्ग जो साम्राज्य है उनको भी भाषाई व नस्लीय अल्पसंख्यकों द्वारा देखा जाएगा। तो अब देखिए वियना कांग्रेस जो है वो फेल क्यों हो गई, मतलब क्या ऐसे रीजन रहे जो इतनी अच्छे से बनाई गई, उसको मैटरनिक इतना एक योग्य कह सकते हैं शासक था वहाँ का, ऑस्ट्रिया का, और इतने सारे देशों की सहमति से वो वियना कांग्रेस बनाई गई, फिर भी वो विफल क्यों हो गई। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 125 शब्द में पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और अब जब पूरी पीछे की कहानी ही पता नहीं रहेगी तो हम लोग क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमें डील करने हैं तो हमें पूरी कहानी समझनी ही होगी, ठीक है। अब देखिए देखते हैं, तो ये वियना कांग्रेस जो है वो फेल क्यों हुई। तो परिवर्तन के दौर में पुरातन व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की थी। देखिए अब ये जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें हमने देखा कि कैसे तीन एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। तो ये कहीं ना कहीं राजवंश चल रहा था। तो अब उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई, और पूरे यूरोप ने देखा कि ये बड़े वर्ग जो उच्च वर्ग हैं उनको भी हटाकर सबको समानता का अधिकार दिया जा सकता है। तो इस परिवर्तन के दौर में भी पुरातन व्यवस्था को फिर से राजवंश को लाया गया, राजतंत्र को लाया गया। तो ये अब पॉसिबल नहीं था, ये इम्पॉसिबल था। तो इसलिए एक ये कारण बेहतर माना जा सकता है, और कांग्रेस के बाद की कुछ घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। जैसे देखिए जो कांग्रेस थी उसके बाद की जो घटनाएं हुई वो देखते हैं। देखिए क्या हुआ, 1820 के दशक का विद्रोह कैसे हुआ। तो प्रारंभ में फ्रांस से स्टार्ट हुआ ये, और साइमर बॉलीवर के नेतृत्व में लैटिन अमेरिका में विद्रोह हुआ। देखिए ये हमारा मान लीजिए ये है, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। मैप पे ना जाए, समझने पे कोशिश करें, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर साइबर बॉलीवर के नेतृत्व में लैटिन अमेरिका, मतलब अपना साउथ अमेरिका है, इसमें जो है विद्रोह हुआ। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप द्वारा यहाँ पर सेना भेजी गई। कंसर्ट ऑफ यूरोप हम लोग देख चुके हैं ऊपर, ये सारे देशों ने जो वियना की बैठक हुई उसमें कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया गया था एक, और उसने सेना भेजी। तो जब वहां पे सेना भेजी गई तो वहां पे मुनरो था, उसने इसको चेतावनी दी कि यहाँ पे सेना ना भेजी जाए, तो वहां फिर सेना नहीं भेजी गई। तो यहाँ पे ये देखा गया कि और भी देश इसको देख रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनमें इतनी पावर नहीं है कि अभी ये बाहर जाकर लड़ सके, है ना। तो इस सेना को यहीं पे रोक दिया गया, मतलब कहाँ पे, यूरोपीय देशों में ही रोक दिया गया, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, लैटिन अमेरिका तक। तो ये एक इसकी कमी को दर्शाता है, ठीक है। वहीं फिर क्या हुआ, 1821 में यूनान का विद्रोह हुआ, इसको भी ये नहीं दबा पाए, यूनान में विद्रोह चलता रहा। फिर क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, जो 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, तो ये चार्ल्स दसम के नेतृत्व में हुआ। इसमें क्या हुआ, बुद्धिजीवियों और समूहों का ये विद्रोह था, इसको भी नहीं ये लोग दबा पाए, और निरंतरता के तत्व स्थापित कर रहा था, ठीक है। लुई फिलिप के अधीन नए राजतंत्र को स्थापित यहाँ पर कर दिया गया, और यहाँ पर कंसर्ट और यूरोप पहुंच भी नहीं पाया, कंसर्ट ऑफ यूरोप की पहुंच से ये बाहर था। और 1833 में बेल्जियम हॉलैंड से अलग हो गया, ठीक है। अभी हमने देखा था कि बेल्जियम को जो है हॉलैंड को दे दिया गया था, तो हॉलैंड से अब बेल्जियम यहाँ पे अलग हो गया, और इटली में मेजनी के अधीन राष्ट्रपति आंदोलन चालू हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए अभी हम आगे जब इटली का एकीकरण देखेंगे तो मेजनी को भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये भी जो है वो मैटरनिक के हाथों से बाहर चले गए, मतलब मैटरनिक नहीं कह सकते हम, कंसर्ट ऑफ यूरोप कह सकते हैं, उसके बाहर ये लोग चले गए। और जर्मनी में भी अब राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं। अब नेशनलिज्म मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाएंगे तो वो कहीं और किसी की सुनेंगे नहीं। ब्रिटेन में 1832 में संसदीय सुधार कानून, मतलब सब देश अपने अपने में स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए हमने देखा है ये बेल्जियम हॉलैंड से अलग हो गया, तो ये अपने में मस्त हो गया। इटली में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं इस समय, तो वो भी अपने में मस्त हो गया। जो कि मतलब वहां पे उस समय की जो एक गुट बना था, वो गुट के देशों की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो गुट के देश कैसे अलग हो रहे हैं। तो इटली अलग हो गया यहाँ पर,
राष्ट्रवादी आंदोलन के थ्रू, जर्मनी भी राष्ट्रवादी आंदोलन के थ्रू, ये भी साइड हो गया है। और ब्रिटेन में इस समय क्या चल रहा है, संसदीय सुधार आंदोलन इस समय ब्रिटेन में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी समय मैटरनिक कह रहा है कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये मैटरनिक का वाक्य है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। खैर चलो, पीसीएस में तो शायद इसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में रहते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस पर लिखने को दे दिया जाता है। तो वो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग कब लिखेंगे, जब हमें पता रहेगा, है ना। अब हम इसका तीसरा रीजन देखते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में, ठीक है। तो लुई फिलिप के शासन में जनता असंतुष्ट हो गई और गणतंत्रवादी, बोनापार्टवादी और राजतंत्रवादी का मोर्चा बना। ये लुई फिलिप कहाँ का है, फ्रांस में ही, ये जो है फ्रांस चल रही है, तो ये फ्रांस का ही मैटर चल रहा है। तो 1848 में नेपोलियन थर्ड के अधीन पुनः राजतंत्र को स्थापित किया गया यहाँ पे। अब देखिए, इस समय राजतंत्र स्थापित करने का क्या मतलब है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इस समय वही परिवर्तन के दौर में राजतंत्रवादी कैसे चल सकता है, तो ये भी यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आता है। अब सामाजिक संरचना इस समय कैसी चल रही है यहाँ की, फ्रांस की, तो मध्य वर्ग नेतृत्व कर रहा है और निम्न वर्ग व्यापक भागीदारी में है। तो इस समय अब यहाँ पे राजतंत्र नहीं चल पाएगा जब मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेपोलियन थर्ड जो आया, तो नेपोलियन तृतीय के अंतर्गत पुनः राजतंत्र क्यों पुनर्स्थापित किया, भाई ऐसे क्या रीजन आए, क्या मतलब रीजन रहे होंगे कि दोबारा पुनः राजतंत्र को स्टार्ट करना पड़ा। तो देखते हैं, गणतंत्र की दिशा में इस समय फ्रांस बढ़ रहा था और लुई विला जो है उसके नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था, ठीक है। लुई विला के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था और मध्य वर्ग ने नेपोलियन थर्ड को समर्थन दे दिया था। तो लुई विला और नेपोलियन थर्ड के मध्य जो है चल रहा है विचारधारा का वो, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस समय, इसलिए इसको सपोर्ट मतलब मिला कि यहाँ पे राजतंत्र को फिर से स्थापित किया जाए। अब क्या होता है, 1848 की क्रांति विफल कैसे हुई, तो ये तत्कालिक बदलाव नहीं था, मध्य वर्ग बाहर हो गया इससे। देखिए, जैसे ही राजतंत्र स्टार्ट हुआ तो मध्य वर्ग इससे बाहर हो गया। क्यों, क्योंकि उसके उद्देश्य अब पूरे हो चुके थे। कृषक बाहर हो गए क्योंकि सामंतवाद का अंत हो चुका था, सामंत तो बचे नहीं थे यहाँ पे, है ना। और श्रमिक और कारीगरी बच गए, तो ये वैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे, है ना। तो मतलब क्रांति में दम ही नहीं रहेगा, कोई वर्ग ही नहीं बचा, श्रमिक और कारीगर ये तो मतलब बहुत निचले वर्ग हो गए, है ना। अब रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में क्या हुआ ये देखते हैं। इटली और जर्मनी राष्ट्रवादियों के लिए सबक, उदारवाद छोड़ सैन्यवाद राजतंत्रवादी वाले सहयोग पर बल देने लगे। देखिए, यहाँ पर भी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उससे सीख कर ये लोग उदारवाद छोड़ दिए और सैन्यवाद और राजतंत्र पर बढ़ावा जो है देने लगे और सहयोग पर बल बनाने लगे इसके। अब समाजवाद को क्या सबक मिला कि मध्य वर्ग व कृषक वर्ग की सीमाओं को कंट्रोल किया जाए और वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि पर इस समय चल पड़ा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि क्यों इसको जो है पुनर्स्थापित करना पड़ा राजतंत्र को, तो आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी समझ में आ ही गए होंगे। अब हमने जो है फ्रांस की क्रांति से लेके नेपोलियन बोनापार्ट और वियना कांग्रेस और उसके बाद की जो यूरोप की स्थिति रही है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इस पे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं सुने भी होगे ना कहानी, तो क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अब इसके बाद हम लोग अभी औद्योगिक क्रांति, जर्मनी एकीकरण, इटली एकीकरण, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।